हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लिएस्ट सिटी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इन द अर्लिएस्ट सिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो इसे हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first time to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were destroyed were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. तो क्या कह रहे हैं कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, यानी कि बहुत सारी जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास क्या एक स्टोरी होती है हमें बताने के लिए। तो क्या होता है, नियरली 150 ईयर्स पहले, 150 यानी 150 ईयर्स पहले की बात है कि जब रेलवे लाइंस को क्या बनाया जा रहा था फर्स्ट टाइम, कहाँ, पंजाब में। तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने देखा वो कहाँ, हड़प्पा के साइड यानी पाकिस्तान वाले इलाके में गए और वहाँ जाकर बनाने लगे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा माउंट है, बहुत बड़ा टीला है। तो वहाँ पे क्या बहुत सारे गुड क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के ब्रिक्स ऐसे मिल रहे थे। तो उन्होंने वहाँ से 1000 से भी ज़्यादा ब्रिक्स उठा ली, 1000 से भी ईंट उठा ली और फिर रेलवे लाइंस बना दी। तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी वो ऐसे ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। कैसे? ब्रिक निकाल के। फिर 80 ईयर्स बाद पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो जो साइट है वो बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट सिटी है उस कॉन्टिनेंट की, और वो सिटी पहली सिटी थी जिसे डिस्कवर्ड करा गया था। और वो जो सिटी है उसको क्या, हड़प्पन की तरह हड़प्पन नाम देके डिस्क्राइब करा गया, और वो बताया गया कि वो 47 ईयर्स पहले डेवलप हुई थी। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the parts to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part to the east was larger but lower. This is called lower town. Very often, walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking patterns, and that made the wall strong. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from 2 sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where
sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. तो क्या कहा जा रहा है, बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करा गया, जैसे कि एक पार्ट वेस्ट और एक छोटा, मतलब कि यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर। बोला गया कि जो सिटी थी उनको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ईस्ट और वेस्ट। जो वेस्ट पार्ट होगा वो क्या, वो थोड़ा सा स्मॉलर होगा और हायर होगा, यानी कि जो वेस्ट पार्ट है वो क्या, वो स्मॉलर और हायर यानी ऊंचा होगा लेकिन छोटा होगा, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या, उन्हें स्किटैडल भी क्या उनको डिस्क्राइब करा। बोला कि जो जनरली जो पार्ट होता है ईस्ट का वो क्या, वो बड़ा होता है लेकिन लोअर होता है, इसलिए उन्हें क्या लोअर टाउन कहते हैं। यानी कि सिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है ईस्ट एक है वेस्ट। तो वेस्ट पार्ट छोटा होता है लेकिन हाइट में होता है, हायर होता है, और ईस्ट पार्ट बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है, लेकिन बड़ा होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लोअर टाउन भी कहते हैं। बहुत सारे इन जो जगह बनी इनमें से जो बहुत सारी जो जगह हैं वो काफ़ी बढ़िया ब्रिक से बेक्ड, यानी ब्रिक्स को क्या बेक करके अच्छे से बनाया गया ताकि वो दीवारों को क्या इंटरलॉक कर ले और सारी वॉल्स स्ट्रांगली बनी रहे। और कई सारी सिटीज़ में एक स्पेशल बिल्डिंग्स बनती रहती है, जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही स्पेशल टैंक है जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसे कहते हैं ग्रेट बाथ। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे क्या पानी भरा है, यानी उसे ग्रेट बाथ कहते हैं। वो जो बिल्डिंग है उसे उस एरिया में बनाई गई है और इसे क्या ब्रिक से बनाई गई और इसे कोटेड करा गया है प्लास्टर से, और इसको वाटर टाइट बनाया गया जिससे पानी इधर से बाहर ना जा सके, उसके अंदर अगर रखा जाए तो उससे पानी लीक ना हो सके। और वहाँ पे स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ बनी जिससे दो साइड, एक इस साइड बनी, एक दूसरी साइड उसके क्या सीढ़ियाँ भी बनी हर जगह। और वो वहाँ पे क्या वाटर जो है वो कुएं से लाया जाता है और उसके अंदर डाल दिया जाता है, और उसमें ड्रेन यानी नालियाँ भी बनी हुई हैं। जो पीपल है उन्होंने क्या उनको डिप मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पीपल होते थे वो लोग क्या उसमें डुबकी लगाते थे, उसी में नहाते थे। और स्पेशल ओकेशंस में यानी कि कोई स्पेशल त्यौहार आया तभी वो लोग क्या उसमें डुबकी लगाते हैं। और कुछ सिटीज़ थी जैसे कालीबंगन, लोथल, वहाँ पे फायर अल्टार्स थे जहाँ पे जहाँ पे कई सारे सैक्रिफाइसेस होते थे, वहाँ परफॉर्म किए जाते थे। और जो सिटीज़ हो गई जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब क्या स्टोर हाउस भी क्या इनमें बने हुए थे। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए जो पिक्चर में ये जो पिक्चर है इसमें क्या ड्रेन और इसमें पूरा जो यही है क्या ग्रेट बाथ, यानी कि जो ग्रेट बाथ की हम लोग बात कर रहे थे वो ग्रेट बाथ यही है जो लोग बनाते थे। जैसे कि एक सीढ़ी इस तरफ है और एक सीढ़ी इस तरफ है, यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट पीपल्स जो होते थे वो आते थे, यहाँ पे नहाते थे, और नहाने बाद जो स्पेशल ओकेशंस था उसी में आके नहाते थे। यहाँ पे क्या ड्रेन सिस्टम भी था, और वेल जो कुएं होते थे वहाँ से पानी आता था इनके अंदर। और तो अब जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. Many of these cities had covered drain. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains, and streets were probably planned and built at the same time.
जो क्या कहा जाता है कि यहाँ पे जो हाउसेस थे उनमें वो जो जितने भी हाउसेस बने थे वो 1 या 2 स्टोरीज यानी 1 खंड या 2 खंड के ही बने थे, उससे भी ज़्यादा हाई बने थे। उसमें क्या बहुत सारे मतलब कि रूम बने थे, कोर्ट यार्ड बने थे, कई सारे हाउस में सेपरेट यानी अलग से उनका क्या बाथिंग एरिया भी था, यानी उनका नहाने धोने का जो एरिया है वो भी क्या अलग से पूरा उन्हीं के घर में अलग से था। और वहाँ पे नल से कुएं से पानी भी सप्लाई होता था, यानी कि जो कुआं है उसकी भी कुएं से वहाँ पे क्या उनके घर में पानी भी सप्लाई हो जाता था। बहुत सारी सिटी थी जो कि ड्रेन सिस्टम से पूरी कवर हो रखी थी। और ये जो अगर मतलब इसको केयरफुली नोटिस करें तो इसमें हम लोगों को स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो जितनी भी इसमें ईच ड्रेन थी वो क्या इसमें जेंटल स्लोप यानी कि जो पानी जो नाली है उनके उसमें उसको बहाने के लिए कोई सिस्टम तो था नहीं। तो जो नाली है उसको वो क्या स्लोप में बनी थी, यानी कि पानी जो है अगर वो स्लोप से जाएगा तो जिस तरफ ढलान होगी उसी तरफ पानी बहेगा। तो वो लोग ऐसे डिज़ाइन करते थे ताकि जो पानी वो स्लोप में जा कर के गंदा पानी चला जाए और वो वापस ना आ सके। ठीक है, तो इसलिए वो लोग क्या मतलब कि एकदम ऐसा भी डिज़ाइन करते थे जिसकी वजह से जो स्लोप का भी इस्तेमाल कर सके। और बहुत सारी जो ड्रेन्स थी वो क्या इंटरकनेक्टेड थी स्ट्रीट की स्मॉलर ड्रेन्स में, और स्मॉलर ड्रेन्स की कहाँ जाती थी बिगर वंस में, यानी कि जैसे एक स्ट्रीट हो गई तो अब एक स्ट्रीट की मेन नाली है और उस नाली में सारी घर की नालियाँ जितनी भी है घर की ड्रेन वो सारी उसमें जाके जुड़ी हुई है, यानी सब सारे घरों का पानी उसी उन ड्रेन से जाकर के उस एक मेन ड्रेन में जाता है जो कि सिटी में लगी है। और वो सिटी की ड्रेन का जो पानी है वो जाता है एक बड़ी ड्रेन में, वहाँ जाके वो वहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे उन लोगों ने क्या सिस्टम बना रखे थे, वो सारी इंटरकनेक्टेड थी। और जो ड्रेन थी वो क्या कवर्ड थी और उनमें इंस्पेक्शन करा गया और होल भी उसमें क्या प्रोवाइड थे ताकि उन्हें क्लीन भी करा जा सके, यानी कि ऐसी नाली कोई खुली हुली नहीं थी, वो क्या एकदम कवर भी थी और उनमें बीच बीच में होल्स थे जिनकी वजह से उनको क्लीन भी करा जा सके। बहुत सारी जैसे 3 हाउसेज ड्रेन एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान टू बिल्ड द सेम टाइम, यानी जब भी घर बनाए जाते थे तो ये सब ड्रेन रेन जितनी भी हो गई इन सबको पहले से ही क्या प्लान करके बनाया जाता था कि कहाँ कहाँ ड्रेन सिस्टम होगा कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो ये जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ इन द सिटी, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects, such as ornaments of gold and silver, or beautiful beads of for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. Besides, there were men and women, craft person making all kind of things either in their own homes or in special workshops. People were traveling to distant lands to or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these। तो क्या कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा सिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस थी। यहाँ पे जो पीपल थे उन लोगों ने क्या जितना भी कंस्ट्रक्शन है स्पेशल बिल्डिंग्स का जो कि सिटी में वो सब प्लान करके बनाया गया एकदम मैप के थ्रू। और ये जितने भी प्रोबेबली रूलर्स थे यहाँ के वो सब क्या वो रूलर्स सेंट टू डिस्टेंस गेट मेटल प्रीशियस स्टोन, यानी कि यहाँ पे माइनिंग भी होती थी तो यहाँ पे जितने भी स्टोन है वो सब क्या बहुत ही प्रीशियस बहुत ही स्पेशल स्टोन भी मिले जो कि सारी थिंग्स मिली जो कि उनकी वांट
थी और इन्होंने इन सब चीज़ों को मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स माना। जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए किसके, गोल्ड के, सिल्वर्स के, और जो ब्यूटीफुल बीड्स हो गए, उनको क्या, उन्हें अपने लिए एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स माना और कहा, उन्हें डिस्क्राइब करा कि जो पीपल है जो उन्हें जानते हैं वो क्या उसमें राइट करे, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived। यानी कि वो सारी चीज़ क्या, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों पे भी क्या वो लोग राइट करवा देते थे, लिखवा देते थे। और जो वो मैन हो गए, वुमेन हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गया, जिन्होंने ये सारी चीज़ बनाए, उन सबको क्या आइदर इन देयर ओन होम्स और स्पेशल वर्कशॉप, यानी कि ये सारी जो चीज़ें बनाते थे ये खुद के घर में या इनकी खुद की वर्कशॉप होती थी, वहाँ जाके बनाते थे। जो लोग हैं वो यहाँ से ट्रैवलिंग करते थे इस लैंड से दूसरी लैंड, और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स परहैप्स स्टोरीज, यानी कि ये इधर से उधर घूमते फिरते थे और जब लौटते थे तो इनके पास रॉ मटेरियल्स हो जाता था, काफ़ी स्टोरीज भी हो जाती थी और बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी इनको क्या मिल जाते थे चिल्ड्रन के लिए, जिनके चिल्ड्रन इनसे खेलते थे। टेराकोटा एक क्या होता है, एक टॉय होता है। जैसा ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप, ये जो टॉयज है सब क्या है, टेराकोटा टॉयज, यानी टेराकोटा एक चीज़ है, उसी चीज़ से क्या ये सारे टॉयज बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, इसे भी हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights, and blades. The Harappan also made seals out of stone. These are generally rectangular. See illustration on page number 25, and usually have an animal carved of them. The Harappan also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and fancy. These were used to spin thread. Many of the things that were produced were probably the work of a specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration, page number 26, and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men have been specialists. तो क्या कहा जा रहा है कि न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, यानी कि हम लोग का ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको देखना, ये सारे ऑब्जेक्ट कहाँ हरप्पन सिटी में फाउंड, मतलब कि ढूंढे मिले हैं। और ये जितनी भी थिंग्स है ये सब किससे बनी हुई है, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि सारी स्टोन से बनी हुई, शेल से बनी हुई, मेटल से बनी हुई, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, इन सब से भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। कॉपर, ब्रोंज जो है इन्हें क्या यूज़ करा जाता था, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाने के लिए। और जो गोल्ड और सिल्वर है इसे हम लोग ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
परहैप्स जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड हुई हैं वो है जैसे बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। जो हड़प्पा सिटी है वो किससे, वो सील्स और स्टोन से ही बनाती थी। और जो जितने भी जनरली रेक्टेंगुलर चीज़ें, जैसे कि पेज नंबर 25 में दिया गया हुआ है, तो ये 25, तो ये जो रेक्टेंगुलर चीज़ें हैं यहाँ पर ये वाली, जिसमें एक ये कोई एनिमल बना हुआ है, इसको क्या, ये एक क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर इलस्ट्रेशन है। तो इसे भी क्या, एनिमल कार्व्ड ऑन देम, यानी कि इस रेक्टेंगुलर स्टोन में भी वो लोग क्या एनिमल का कार्व कर देते थे, उसका चित्र बना देते थे। और जो हड़प्पा है वो क्या, उनके पास ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन जैसे पेज नंबर 6 में शो करी गई हैं। तो ऐसी भी डिज़ाइन उनके पास होती थी, जैसे पॉट्स में, यानी कि उनके पास क्या पॉट होते थे जिनमें वो लोग ब्यूटीफुल सी ब्लैक डिज़ाइन को क्या लगा देते हैं। और जो कॉटन है वो क्या 7000 ईयर्स पहले उगाया गया था, कहाँ पर, मेहरगढ़ में। और जो एक्चुअल पीस है क्लोथ का वो कहाँ से, उसी में अटैच हुआ था सिल्वर वेस और कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी और क्या फाइंड करा, स्पाइंडल वोल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, यानी कि जो थ्रेड उसको स्पिन करने के लिए भी ये जो टेराकोटा फैंस है ये इस्तेमाल में आते थे। और इनमें से बहुत सारी जो थिंग्स है जो कि प्रोड्यूस होती, वो क्या, वो सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट बनाते थे। स्पेशलिस्ट क्या होता था, स्पेशलिस्ट एक पर्सन होता है जो कि एक ही काम करने के लिए क्या ट्रेन करा जाता है, कि वो उसको ट्रेनिंग दी जाती खाली एक काम करने के लिए, और उस काम में इतना स्पेशलिस्ट हो जाता कि और कोई उसके टक्कर का नहीं होता। जैसे कि कटिंग स्टोन को काटना, बीड्स को पॉलिश करना और कार्विंग सील्स, इन सब चीज़ों में क्या इस सारी चीज़ करना। तो ये क्या स्पेशलिस्ट का काम होता है। तो पेज नंबर 26 में एक इलस्ट्रेशन है, उसे देखना है, समझना है कि वो क्या एक किसने, एक वो बियर्डमैन एक स्पेशलिस्ट वे ही बना है। और ये सारे जो काम है वो काफ़ी केयरफुली जो बियर्ड है उसकी शोन की गई है, जो बियर्ड मैन है। और जो ये जो सारा वर्क है वो सब क्या एक एक्सपर्ट ही क्राफ्ट पर्सन बना पाते हैं। और कभी कहा नहीं गया कि जो मैन है वही स्पेशलिस्ट होता है, या सिर्फ वुमेन स्पेशलिस्ट होती है, या दोनों स्पेशलिस्ट होते हैं। कहा नहीं जा पा रहा है कि कौन स्पेशलिस्ट होता है, कौन स्पेशलिस्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो उससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लिएस्ट सिटीज़। तो आप सभी को याद होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स के पहले वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places. The Harappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present-day Karnataka, and precious stones from present-day Gujarat, Iran, and Afghanistan. तो क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, मतलब कि अब अर्ली मैन्स तो पहले उन्होंने हर्डिंग करी, ठीक है,
फिर उन्होंने फार्मिंग करी। ये सब हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ ही रहे हैं। अब क्या हुआ, क्या वो लोग रॉ मटेरियल्स को भी क्या सर्च करने लगे। रॉ मटेरियल्स को सर्च करते थे पहले, ऐसे क्या ट्रेसेस, ऐसे निशान मिले, मतलब कि ऐसे क्लूज मिले, ऐसे सबूत मिले कि जिससे पता चलता है कि जो अर्ली मैन है वो क्या रॉ मटेरियल्स भी इकट्ठा करते थे। जैसे रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड, ओर्स, मेटल्स प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। तो क्या कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होते थे, जैसे कि जो नेचर से डायरेक्ट मिलते थे, जैसे वुड हो गया, ओर्स ऑफ मेटल यानी मेटल्स हो गए कच्चे, तो ये सब का क्या फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे। कौन कौन फार्मर्स करते थे या तो हर्डर्स करते थे। ये सारे रॉ मटेरियल जो कि नेचुरली मिलते थे। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स, और इन सब को यूज करके वो ऐसा प्रोसेस कर देते थे कि इन्हें एक फिनिश्ड गुड्स, गुड्स मतलब सामान, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे, प्रोसेस्ड कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन produced by farmer in a is a raw material that may be processed to make cloth। जैसे कि जैसे एग्जांपल के साथ ले लिया जाए कॉटन का, तो कॉटन एक नेचुरली रॉ मटेरियल है, तो ये लोग फार्मर लेते थे, इसके बाद इसी रॉ मटेरियल को इसको एक क्लोथ में कन्वर्ट कर देते, क्लोथ कॉटन से क्लॉथ प्रोड्यूस कर देते थे जैसे कॉटन का कोई क्लॉथ हो गया, कॉटन क्लॉथ। तो वैसे ही ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट the Harappan used were available locally many times, such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant place। और जो हड़प्पन के लोग थे, यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने भी लोग रहते थे हड़प्पा में, वो सब लोग यही सारा काम करते थे, और उनके पास जो भी रॉ मटेरियल्स था वो अवेलेबल था एकदम लोकली, यानी उनके लोकल में ही ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे। जैसे कई सारे आइटम्स हो गए, जैसे कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर्स, और भी जैसे बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स, वो सब भी इनके यहाँ क्या मौजूद थे। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। और जो हरप्पन्स लोग थे उनको जो कॉपर है वो राजस्थान में मिल जाता था, और एक ओमान एक कंट्री है। ओमान क्या है, एक कंट्री जो कि वेस्ट एशिया में, और वहाँ से क्या ये लोग कॉपर ले लिया करते थे। और जो टिन है विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस्ड बोन्स मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। और जो टिन है वो टिन जिसके जो कि यूज़ होता है कि टिन और कॉपर को मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या ब्रोंज बन जाता है। ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। और ये कहाँ से मिलता था टिन, ये टिन इनको मिलता था अफगानिस्तान से और ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो गोल्ड है वो इनको प्रेजेंट डे कर्नाटका यानी कर्नाटका में इनको गोल्ड मिल जाता था, और जो स्टोन है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में उनको मिल जाता था। तो जब हड़प्पन लोग होते थे तब इन देशों का नाम ईरान, गुजरात, ईरान नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था और ओमान नहीं था, ना कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान, ऐसा कोई नाम वाम नहीं था वहाँ। पहले क्या सारी खाली ज़मीन ही ज़मीन थी, तो वहाँ से ले लिया करते थे। तो तब उनका ये गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, पाकिस्तान, ये कुछ नहीं बना था, ये खाली क्या इनके लिए एक ज़मीन थी और ज़मीन का वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रॉ मटेरियल जैसे गोल्ड, एक इधर पिक्चर दी गई हुई है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना दिया है इसके ऊपर। अब ये इसको क्या, अब इसको ये कहीं भी बेच सकते हैं, तो इनको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और जैसे यहाँ पे इन्होंने टॉय बना दिया, तो क्या ये सब रॉ मटेरियल्स, मिट्टी का टॉय है ये, तो क्या मिट्टी रॉ मटेरियल्स, उसके बाद उसको प्रोड्यूस कर दिया कैसा, उसको एक टॉय में कन्वर्ट कर दिया।
तो ऐसे वो लोग क्या अपना काम करते थे। फिर क्या है, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। चलो चलो उनका काम तो हो गया, खाने पीने के लिए भी चाहिए तो पढ़ लेते, खाने पीने का ऐसा क्या इंतज़ाम था। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseeds, and mustard. A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plows, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found as this region does not receive heavy rainfall. Some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. The Harappans reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Pastures were Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. They also collected fruits like burr, caught fish, and hunted wild animals like the antelope. तो फिर क्या कह रहा है कि वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, यानी कि क्या कहा जा रहा है, जब बहुत सारे जो लोग थे वो सब क्या जब सिटीज़ में रह रहे थे, तो कुछ लोग कंट्री साइड यानी गांव के एरिया में भी, गांव में रह रहे थे। कंट्री साइड मतलब गांव, कंट्री के साइड यानी गांव का एरिया। तो कंट्री साइड में गांव में रह रहे थे और क्रॉप्स उगा रहे थे, एनिमल्स को रियर कर रहे थे। और जो फार्मर्स है वो हर्डर्स को सप्लाई कर रहे थे फूड्स, क्राफ्ट पर्सन सप्लाई कर रहे थे, हर्डर्स और फार्मर्स ये दोनों फूड सप्लाई कर रहे थे, क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और जो रूलर जो कि सिटीज़ में सबको क्या फूड सप्लाई कर रहे थे। और सब हम जानते हैं कि जो प्लांट्स बचे थे वो हड़प्पन ने उगाए, जैसे वीट हो गया, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीशम, लाइनसीड और मस्टर्ड। और जो इन्हीं के साथ प्लोइंग के साथ मतलब कि एग्रीकल्चर के साथ एक नया टूल भी बनता जिसका नाम रखा गया प्लो। प्लो का इस्तेमाल इसलिए होने लगा क्योंकि इसको क्या अर्थ में डिगिंग यानी कि जैसे प्लोइंग होता है वो प्लोइंग करने के लिए इन्होंने एक यंत्र बना लिया अपने लिए, तो एक टूल बना लिया। तो उससे क्या ये इनका काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो गया, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है उसको टर्न कर पाते हैं, उसे लूज कर पाते हैं। ये सब पूरा का पूरा वुड का बना हुआ था। और इसमें क्या ये और इससे क्या होता था कि फार्मर्स की काफ़ी हेल्प हो जाती थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि इनका एरिया जहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर किया, फिर वहाँ पे पता चला कि इस एरिया में तो यार बारिश ही नहीं होती। तो इन्होंने फिर इरीगेशन मेथड लाए कि अब पानी को स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि क्रॉप में अब हमें वाटर सप्लाई करना है। और जो हड़प्पन्स हैं उन्होंने कैटल, शीप्स, गोट, बफेलो को भी क्या रियर्ड करा और वाटर और पैस्चर्स को भी क्या अवेलेबल करा अराउंड द सेटलमेंट, जहाँ उनका सेटलमेंट था। और जो ड्राई समर मंथ्स थे उसमें बहुत सारे जो हर्ड्स हैं एनिमल के, और उन्होंने क्या ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं रखी, सब अपने गांव के एरिया में ही उगा ले ताकि उनका जो एनिमल्स है उन्हें क्या दिक्कत ना हो। और दे कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बर्ड, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक एन एंटेलोप। और ये लोग क्या फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, जैसे बर हो गया और उसका फिश हो गई, उन्हें हंट करते थे, फिश को कॉट करते थे, पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स को क्या मारते थे, और जैसे एंटेलोप। ठीक, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सिटी ऑफ धौलवीरा वॉज लोकेटेड एट खादिर बेत, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेत, इन द रन ऑफ कच्छ, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dhalvira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance
through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seeds. The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell, and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealing, the impression of seals on clay, were found in this storehouse. तो क्या कहा जा रहा है कि जो सिटी थी धौलवीरा वो कहाँ खादिर बैत में लोकेट थी, इसको हम लोग बैत भी कह सकते हैं। और जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल वहाँ पे क्या अवेलेबल थी, अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटी, जैसे कि और भी अलग अलग हरप्पन सिटीज़ में अवेलेबल थी। और ये जो विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और ये सब चीज़ें कितने दो पार्ट में डिवाइड थी। और जो धौलवीरा वो तीन पार्ट में डिवाइड थी, और इसकी जो जितने भी पार्ट है वो कवर थे, सराउंडेड थे किससे, मैसिव स्टोन वॉल से। और जो जो एक एंट्रेंस थी वो कहाँ से, खाली गेटवे से होती थी। और यहाँ पे बहुत सारे लार्ज ओपन एरिया सेटलमेंट थे जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज भी होती थी। और जो अदर लोग फाइंड करते हैं कि यहाँ पे लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट और कार्व ऑफ वाइट स्टोन्स एंड इनलेन इन वुड, यानी कि वुड में काफ़ी हार्ड राइटिंग भी करी हुई है। और ये जो यूनिक फाइंड है ये जनरली हरप्पन राइटिंग और हरप्पन राइटिंग में ही फाइंड करे, जैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गए जैसे सील। और जो सिटी हो गई लोथल, और जो लोथल और स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो सिटी हो गई लोथल और जो साबरमती उसकी ट्राइब्यूटरी हो गई कहाँ, गुजरात में, तो उसके गल्फ ऑफ खम्बत के कहाँ पर, नियर में, क्लोज में। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल। और ये कहाँ पे सिचुएटेड थी, जहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन जो थे वो इजीली अवेलेबल थे। इसका मतलब दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। और ये जो जगह थी बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट सेंटर थी मेकिंग, यानी स्टोन के ऑब्जेक्ट्स हो गए इनको बनाने के लिए, और शेल और मेटल इन दोनों का। और जो इनके पास क्या स्टोर हाउस भी थे, कैसे कहाँ पर, सिटी में। और यहाँ पे सील्स हो गए, सीलिंग हो गए, ये सब क्या फाउंड होते थे कहाँ, मतलब मिलते थे कहाँ पे, स्टोर हाउस में। अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड here was probably a workshop for making beads, piece of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here। तो ये जो बिल्डिंग दिखा रही है ये सब क्या, ये एक वर्कशॉप ही है खाली। और यहाँ पर ये क्या जो काम होते थे, जैसे कि हाफ मेड बीड्स, टूल फॉर बीड्स मेकिंग, तो ये सब सारा काम यहीं पे फिनिश करा जाता था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द cities. Writing, seals, and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street. The drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the streets. Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation.
This could have happened because fuels was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the grain cover in some areas. There were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. तो क्या होता है कि अराउंड 3900 ईयर्स पहले ये जो सबने फाइंड करी बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज, यानी कि मेजर चेंज की क्या शुरुआत होने लगी। जो लोग थे उन्होंने क्या वो अलग अलग सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स नो लॉन्गर यूज, और जो राइटिंग करते थे उसका भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। रॉ मटेरियल जो बाय करते थे फ्रॉम अ डिस्टेंस वो क्या रेयर हो गया, काफ़ी कम हो गया। और मोहनजोदड़ो में उन्होंने क्या फाइंड करा कि गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट में क्या गार्बेज पाइल भी था, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्रोक डाउन, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या ड्रेनेज सिस्टम भी टूट गया। लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट, और बहुत ही कम इम्प्रेसिव हाउस बने हुए थे पूरे गली में। और वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा आखिर हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है कि सम स्कॉलर सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप, यानी कुछ ने कहा है कि जो नदी थी वो क्या वो सूख गई थी, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या डिफॉरेस्टेशन हुआ, यानी पेड़ सारे काट दिए गए। फिर कुछ कहते हैं कि यहाँ पे फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, यहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत पड़ी थी ताकि ब्रिक्स और कॉपर को स्मेल्टिंग करी जाए, लेकिन मेल्टिंग की जाए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाया था। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल एंड शीप गेट डिस्ट्रॉयड ग्रीन कवर, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे गाय भैंस बकरियों को चलाया जाता था, कैटल शीप्स को यहाँ पे चराया जाता था, हर्डिंग कराई जाती थी, जिसकी वजह से वो सारा ग्रेज करते करते पूरी ग्रीन कवर को खा गई, यानी पूरी घास खा गई और वहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसलिए हो गया। इन सम ऑफ एरियाज कहते थे कुछ लोग कि यहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, और कुछ लोग कहते थे रीज़न देते कि सब लोग एक्सप्लेन करते थे अपने अपने रीज़न, डिफरेंट रीज़न। और फ्लडिंग अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरिया, और ये जो फ्लडिंग का हो गया रिवर का, ये जो बाढ़ आ गई या नदी सूख गई, ये काफ़ी कम ही एरियाज में, कुछ एरियाज में क्या ऐसा हुआ था। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. तो क्या कहा जा रहा है कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपना क्या कंट्रोल खो दिया, लॉस्ट कर दिया, और उन्होंने क्या ये केस अगर ऐसे केस में अगर उनका जो इफ़ेक्ट वो अगर कम हो जाता है तो उससे क्वाइट ये क्लियर हो जाता है कि जो साइट्स हो गए सिंध पंजाब जो पाकिस्तान की हैं वो क्या अबेंडेंड हो गई, और इसकी वजह से जो नए नए सेटलमेंट्स थे वो ईस्ट और साउथ की तरफ चले गए, यानी नॉर्थ की बात हो रही, नॉर्थ छोड़ करके ईस्ट और साउथ में चलेगा। और इसी तरीके से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पूरी नष्ट हो गई, यानी ख़त्म हो गई। और इनके साथ ख़त्म होते ही फिर 1400 ईयर्स पहले ये था, अब 1400 साल पहले फिर नई नई क्या नए नए सेटलमेंट्स, नई नई सिटीज़ क्या वो डेवलप होना शुरू हुई, एमर्ज होने लगी, फिर नई नई सिटीज़ बनने लगी। ये जो नई नई सिटीज़ है ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में। आज के इस चैप्टर में इतना ही, और ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। और फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जिसके क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।